जय हिंद मेरे जिगर के टुकड़ों, मैं हूं विनीत ठाकुर और मैं फिर से एयरफोर्स में इलेक्ट्रिक करंट का तीसरा लेक्चर लेके आ गया हूं। आज कोई शायरी वैरी नहीं है, तो फटाक से यहीं से शुरू करते हैं क्योंकि अपने पास टाइम बहुत कम है। फटाफट आज कंप्लीट हो जाएगा। देखो, सबसे पहला काम ओम्स लॉ तो हो गया, ओम्स लॉ के लिमिटेशंस भी हो गए, ठीक है। ओम्स लॉ में क्या दिक्कतें होती हैं सब हो गया, हमने पढ़ लिया। लेकिन अभी उसमें बहुत सारी चीजें बाकी हैं। जैसे रेजिस्टेंस तो हमने पढ़ा, रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई थी R इक्वल्स टू रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई थी R इक्वल्स टू रो L बाई A। अब रो को हमने क्या कहा था? हमने कहा था भाई रो जो है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है या स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी कहते हैं, रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। तो यहां से रो की वैल्यू जो आ गई थी वो आ गई थी RA बाई L। इसका जो SI यूनिट होगा वो क्या होगा? पहले नंबर तो ये भी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर है, और इसका जो SI यूनिट है वो कितना हो जाएगा देख लो जरा, हो जाएगा ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर से मीटर बन गया। तो SI यूनिट क्या हो गया इसका? ओम मीटर। डायमेंशनल फार्मूला इसका लिखना चाहो तो कितना लिखोगे? तो डायमेंशनल फार्मूला क्या जाएगा? रेजिस्टेंस का भी डायमेंशनल फार्मूला निकाले थे, कितना आता है? ml स्क्वायर t पावर -3 a पावर -2 याद था, और इनटू L स्क्वायर अपॉन L से L मर गया तो ये हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला L क्यूब हो जाएगा। यहाँ ये L उधर आके L क्यूब हो जाएगा। काम खत्म। ये तो हो गया रेजिस्टिविटी के बारे में। अब अपने को बहुत सारी चीजें जानना है। अपने को ये जानना है कि जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। मतलब कैसे कैसे उसका रेजिस्टेंस घटता और बढ़ता है। तो आप फटाफट इसको लिख लो और मैं इसको मिटाऊं, उसके बाद फिर बात करूं। 1 2 3 ओके। तो रेजिस्टेंस कैसे कैसे चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला आपको तो पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। अगर किसी कंडक्टर का जो लेंथ है ना उसको n गुना बढ़ा दोगे, मेरी बात ध्यान सुनना, मैं ज्यादा डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूं। अगर किसी रेजिस्टेंस के मतलब किसी कंडक्टर का लेंथ है L, उसको खींच करके, मेरी बात ध्यान सुनना, अब मैं क्या हो रहा है पहले मैं समझा दे रहा हूं। जैसे कहने मतलब है, मान लो कि कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, तो जाहिर सी बात है ये एक मेटल है। इसको ऐसे खींचोगे जब तो इसकी लंबाई तो बढ़ेगी लेकिन इसकी मोटाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो क्योंकि वॉल्यूम तो फिक्स ही है ना, मटेरियल तो फिक्स ही है। तो जाहिर सी बात है अगर किसी कंडक्टर का लेंथ n गुना बढ़ाओगे, अगर किसी कंडक्टर का लेंथ कितने गुना बढ़ाओगे? n गुना बढ़ाओगे तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा ना वो n स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा। अगर लेंथ को n गुना बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस जो हो जाएगा ना वो कितना हो जाएगा? n स्क्वायर इंटू r हो जाएगा। तो r जो रेजिस्टेंस जो चेंज होगा वो कितना हो जाएगा? n स्क्वायर मतलब r डैश की वैल्यू हो जाएगी n स्क्वायर इंटू r के बराबर हो जाएगी फाइनल रेजिस्टेंस। इसको ध्यान में रखना है। दूसरी बात ये है कि अगर किसी का R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A होता है, तो अगर किसी कंडक्टर का एरिया जो है वो n गुना बढ़ा दोगे, अगर एरिया n गुना बढ़ा दोगे तो जो रेजिस्टेंस हो जाएगा ना वो n स्क्वायर गुना कम हो जाएगा, मतलब R अपॉन n स्क्वायर हो जाएगा। मतलब R डैश की जो वैल्यू हो जाएगी ना बेटा वो जाएगी R अपॉन n स्क्वायर। इस बात को ध्यान में रखना बहुत कायदे से। अगर किसी, मेरी बात ध्यान से फिर से सुन लो, ऐसा हो सकता है जब किसी कंडक्टर का लेंथ आप n गुना बढ़ाओगे, अगर लेंथ को आप n गुना बढ़ा रहे हो ना तो एरिया अपने आप ही n गुना कम हो जाएगा। पहले तो ये बात ध्यान से सुनो। और इन दोनों सिचुएशन के लिए जब भी लंबाई की वैल्यू nl कर रहे हो, जब भी लंबाई की वैल्यू खींच करके n गुना बढ़ा रहे हो तो जाहिर सी बात है वो पतला हो जाएगा। इस समय जो रेजिस्टेंस होगा वो n स्क्वायर इंटू r हो जाएगा फाइनल रेजिस्टेंस। लेकिन अगर आप लंबाई को n गुना कम कर रहे हो या एरिया को n गुना बढ़ा रहे हो, मेरी बात ध्यान सुनना, अगर आप लंबाई को n गुना कम कर रहे हो या एरिया को n गुना बढ़ाओगे तो इस स्थिति में जो रेजिस्टेंस होगा नया वाला वो r अपॉन n स्क्वायर होगा। इस बात को ध्यान में रहे। जब आप लंबाई को n गुना बढ़ाते हो तो एरिया अपने आप n गुना कम हो जाता है। आप खुद सोचो कि जब आप खींच रहे हो वायर को तो जाहिर सी बात है वायर को पतला होगा, खींच करके लंबाई बढ़ाओगे तो वायर तो पतला होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि किसी इतने ही मोटे वायर को खींचते चले जाओ उतना ही मोटा रहेगा, फिर यही बिजनेस कर लिया जाता है यार। किसी भी तार को खींचते चले जाते हैं, इनफाइनाइट लॉन्ग हो जाता है, काट काट के बेच के अमीर हो जाते हैं। समझ में आएगा? तो लंबाई को n गुना बढ़ाओगे तो एरिया अपने आप n गुना कम होगा, और इन दोनों सिचुएशन में जो रेजिस्टेंस होगा वो r से कितने गुना बढ़ जाएगा? n स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा, तो n स्क्वायर इंटू r हो जाएगा। और जब लंबाई को n गुना कम करोगे मतलब l अपॉन n करोगे या फिर एरिया को n गुना बढ़ाओगे तो जो रेजिस्टेंस होगा वो r अपॉन n स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रही बातें? इन दोनों पॉइंट्स को फटाफट नोट कर लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग दूसरा चीज पढ़ने जा रहे हैं। फटाफट 1 2 3 मिटा दो।
अब दूसरी बात ये आती है, क्या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर। ये बहुत कार्य समझना। अब इससे जस्ट पहले हम लोग एक फॉर्मूला लिखे थे, V इक्वल टू आया था ml/ne² a इंटू टाउ और इंटू करंट आया था, और V की वैल्यू आपको पता है R इंटू I होता है ना। ध्यान से देख लो, पहले देखे दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है। ये फॉर्मूला हमने जब सबसे पहले अभी जस्ट दूसरे लेक्चर में आपने देखा, ये आया था V इक्वल टू R इंटू आया। तो जाहिर सी बात है यहाँ से R की वैल्यू कितना हो जाएगा m इंटू l/ne² a इंटू टाउ। ये रेजिस्टेंस का आ गया, आपको याद नहीं रखना, बस खाली समझाने के लिए। और आपको पता है R की वैल्यू होता है रो l बाई a, तो R की वैल्यू यहां से यही वाला रखो ml/ne² a इंटू टाउ रखोगे तो l से l कैंसिल और a से a कैंसिल, तो रो का भी यहां से क्या आ जाएगा? रो का भी आ जाएगा यहां से m/ne² टाउ, ये आ गया। ठीक, ये तो आ गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में। अभी इतना हमने लिखा हुआ, इसको मैं मिटा दूं 2 मिनट के लिए, 1 2 3 देख लेना, समझ में आ गया। सबसे पहली बात करते हैं कंडक्टर की, फर्स्ट कंडक्टर की बात करते हैं। अगर किसी कंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाते हो, मेरी बात ध्यान सुनना, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो किसी कंडक्टर का, तो कंडक्टर के अंदर खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेरी बात ध्यान सुनना। लेकिन कंडक्टर के अंदर जितने इलेक्ट्रॉनों को फ्री होना होता पहले से ही फ्री हो चुके होते, उनके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, पहले से ही फ्री है। कंडक्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो पहले से फ्री है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही आप कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, तो जाहिर सी बात है कि मान लो कि एक डिब्बा है, डिब्बा, और उसके अंदर खूब सारी मधुमक्खियां हैं। अगर उस डिब्बे को गर्म करने लगो तो जो मधुमक्खियां वैसे तो डिब्बे में है, तो वैसे ही मधुमक्खियां बहुत तेजी से इधर उधर टकरा रही होंगी। लेकिन अगर आप डिब्बे को आग के ऊपर रख दो तो मधुमक्खियों को लगेगी गर्मी, उनको मतलब वो मरने की करीब पहुंचेगी, तो और तेजी से घूमने लगेंगे, उसके बाद गिर के मर जाएंगे, उसकी बात अलग है। लेकिन पहले की बात बता रहे हैं कि शुरुआत में जब तेजी से उसको गर्म करोगे तो उनका जो हलचल वो बढ़ जाएगा। ऐसे ही जब किसी कंडक्टर वायर को हम गर्म करते हैं तो उसके अंदर हीट एनर्जी आती है, और ये हीट एनर्जी किसको जाके मिलती है? इलेक्ट्रॉनों को और पॉजिटिव आयंस को। जब ये हीट एनर्जी उनको मिलती है तो ये हीट एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है? ये मिलती है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। और ये काइनेटिक एनर्जी लेने के बाद से उनके अंदर जो कोलिजन हो रहा होता है, जो टकरा रहे होते हैं, पर सेकंड होने वाले नंबर ऑफ कोलिजन्स की संख्या बढ़ जाती है। मतलब हर सेकंड टकराने वाले या होने वाले कुल टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन अब ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा था वो और तेजी से ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने लगेगा। मतलब जो दो टक्करों के बीच में लगने वाला टाइम अगर 0.5 सेकंड था तो अब कितना हो गया? 0.25 सेकंड, मतलब और कम हो गया टाइम। इतनी तेजी से टकराने लगेंगे, और जब खूब तेजी से टकराने लगेंगे तो जाहिर सी बात है उनकी स्पीड और स्लो हो जाएगी। नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ने का मतलब क्या है? एनर्जी का लॉस होना। तो जाहिर सी बात है जो पहले टक्करों के बीच में लगने वाला टाइम 2.5 सेकंड का था, 2 सेकंड का था, 0.5 सेकंड का था, अब वो आधा सेकंड से भी कम का हो गया है, 1/4 सेकंड 1/5 सेकंड का हो गया है। तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनके बीच में लगने वाला जो श्रांति काल है टाउ की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अगर टाउ की वैल्यू घट जाएगी, मेरी बात ध्यान सुनना, देखो ये है टाउ और यहाँ भी ये है टाउ, तो किसी कंडक्टर के लिए अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे टाउ की वैल्यू कम हो रही है, तो जाहिर सी बात है अगर ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कम हो रहा है तो जाहिर सी बात है ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ जाएगी कंडक्टर के लिए, और रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। आपको दिख रहा होगा अगर तो टाउ की वैल्यू क्योंकि बढ़ रही है, सॉरी टाउ की वैल्यू घट रही है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, रेजिस्टिविटी की वैल्यू बढ़ जाएगी, और कंडक्टर में करंट की वैल्यू, जाहिर सी बात है करंट की वैल्यू अपने आप कंडक्टर में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ में आई बात? तो ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टर। मैं मिटा दूं इसको? अच्छा, ये इफेक्ट ऑफ कंडक्टर हो गया। लेकिन आपको ये जानना है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी, तो उसके लिए मैं फटाक से एक फार्मूला लिखता हूं, मैं मिटा रहा हूं उसको 1 2 3। तो जैसे मान लो कि किसी कंडक्टर को आपने लिया और मान लो कि इसका लेंथ है L और एरिया है A। जाहिर सी बात है अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, सीधी बात है। अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते हो डेल्टा T तक,
मतलब इसका टेम्परेचर आप बढ़ा करके करते हो T प्लस डेल्टा T, तो जाहिर सी बात है इसका रेजिस्टेंस जो हो जाएगा R प्लस डेल्टा। लेकिन जो डेल्टा R होता है ना, डेल्टा R वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल रेजिस्टेंस का। मतलब जिसका पहले से ही रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस तेजी से बढ़ेगा भी। जैसे मान लो गोल्ड और सिल्वर ले लो, इनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इतना कम होता है पूरे दुनिया में सबसे कम रेजिस्टेंस होता है सिल्वर और गोल्ड का। अब इनका रेजिस्टेंस अगर बहुत कम है तो इनकी रेजिस्टेंस बहुत स्लो बढ़ेगी भी। लेकिन आप अगर नाइक्रोम ले लेते हो, नाइक्रोम का रेजिस्टेंस तो पहले से ही बहुत ज्यादा है, तो जाहिर सी बात उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा भी उतना ज्यादा। मतलब कि डेल्टा आर वो इनिशियल रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। दूसरा जो है वो डेल्टा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, मतलब टेंपरेचर जितना ज्यादा बढ़ाओगे उसमें बढ़ोतरी उतना ज्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ से दोनों इक्वेशंस को मिलाओगे तो डेल्टा आर, यहाँ तो थोड़ा ऊपर से लिखते हैं, डेल्टा आर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी इनटू आर, या डेल्टा आर इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर डेल्टा आर इक्वल्स टू हो जाएगा एक कांस्टेंट आ जाएगा अल्फा इनटू डेल्टा टी इनटू आर। ये अल्फा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, दोनों को सेम ना लेना। तो रेजिस्टेंस में जो बढ़ोतरी आई है, जो इंक्रीमेंट आया वो अल्फा इनटू डेल्टा आर डेल्टा टी इनटू आर आ गया है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, तो फाइनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? फाइनल रेजिस्टेंस हो जाएगा आर प्लस डेल्टा आर। तो फाइनल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू हो जाएगी आर प्लस डेल्टा आर की वैल्यू कितना? अल्फा इनटू डेल्टा टी इनटू आर। आर ले लो कॉमन, तो आर फाइनल की वैल्यू हो जाएगी आर इनटू 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा टी। अल्फा क्या है? अल्फा जो है वो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट है। अल्फा क्या है? वो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है। तो आपको बस ये वाला फार्मूला याद रखना है। कभी कभार अगर क्वेश्चन आ गया छोटा मोटा न्यूमेरिकल कि टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। रेजिस्टेंस कितना बढ़ता है? आर फाइनल हो जाता है आर इनटू 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा टी। समझ में आ रही बातें? इसको फटाक से नोट करो, उसके बाद सेमीकंडक्टर के बारे में भी पढ़ना है। तो मिटाएं इस वीडियो को, फटाफट मिटा रहे हैं हम, इधर वाली चीजें मिटा रहे हैं। 1 2 3। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का बहरा, इस चश्मे को हटा लो। उसके बाद आता है सेमीकंडक्टर। यार सेमीकंडक्टर का अलग ही बवाल है। सेमीकंडक्टर में अलग बवाल इसलिए है, जैसे ही आप सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, तो आपने पढ़ा होगा एक होता है डिप्लेशन लेयर। उसमें जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो डिप्लेशन लेयर या अवक्षय परत में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बंधे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनको निकलने का जगह नहीं मिल रहा होता है, वो अचानक से फ्री होता है। मतलब कि जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, तो एक तो टाउ की वैल्यू तो कम ही होती है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनों को वाइब्रेशन तो तेज ही हो जाता है, उनको हीट एनर्जी मिलती है जो काइनेटिक फॉर्म में मिलती है, जिससे उनका वाइब्रेशन तेज हो जाता है। उनके टक्करों के बीच में लगने वाला टाइम, मतलब जो रिलैक्सेशन टाइम होता है, वो कम हो जाता है। जाहिर बात है। लेकिन इसमें एक चीज और होता है कि डिप्लेशन लेयर टूट जाने की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाता है। अब इसमें दो चीजें, एक तो घट रहा है और एक बढ़ रहा है। डिनोमिनेटर में ही मतलब ml अपॉन ne स्क्वायर a इनटू टाउ। अब ये चीज जो है वो घट रहा है और ये चीज बढ़ रहा है, तो डिसाइड कौन करेगा कि क्या घटेगा और क्या बढ़ेगा? तो मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी किसी सेमीकंडक्टर, सबसे पहले नॉर्मल सी बात है, जब भी किसी सेमीकंडक्टर या कंडक्टर जिसमें भी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है उसके अंदर जो आयंस हैं उनकी मोबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर उनके अंदर टकराव होने की संभावना, उनके अंदर कोलिजन होने की संभावना, तो वो बहुत तेजी से टकराने लगेंगे और उनके बीच में जो लगने वाला रिलैक्सेशन टाइम है, जो क्रांति काल है, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ये तो सबको पता है। लेकिन सेमीकंडक्टर के लिए स्पेशल केस होता है कि जब भी हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसके अंदर जो बैरियर पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है, जिससे डिप्लेशन लेयर, जो अवक्षय परत का मान होता है, जो अवक्षय परत होता है, डिप्लेशन लेयर हो जाता है, वो टूट जाता है। और डिप्लेशन लेयर टूटते ही, जैसे होता नहीं कि तिहाड़ जेल वेल को फ्री कर दो तो बहुत सारे अपराधी एक साथ झुंड में बाहर निकलते हैं, मतलब कि फ्री हो जाते हैं, स्कूलों की छुट्टी होती है, जैसे बहुत सारे बच्चे एक साथ निकलते हैं। ऐसे ही जब डिप्लेशन लेयर टूटता तो उसके अंदर जो बंधे हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे के सारे फ्री हो जाते हैं। और एक साथ ही सेमीकंडक्टर में कम से कम 10 गुना 20 गुना इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्री हो जाते हैं, जिससे करंट की वैल्यू अचानक से बल्क में बढ़ जाती है, जिससे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है। अब यहाँ पे दो चीजों का इफेक्ट है, एक तो है मतलब कि टाउ का, मतलब जो क्रांति काल है इसका, और दूसरा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। लेकिन दोनों में ज्यादा प्रभाव किसका होता है? दोनों में ज्यादा प्रभाव होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। जो टाउ है, जो क्रांति काल है, जो रिलैक्सेशन टाइम है, उसकी वजह से तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़नी चाहिए, करंट की वैल्यू कम होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने फ्री हो जाते हैं कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी उस समय बढ़ जाती है और करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। इसलिए माना जाता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? कम हो जाती है। तो ज्यादा इफेक्ट होता है वो इनका होता है और इनका कम इफेक्ट होता है, इसलिए रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू कम हो जाती है, जिसकी वजह से करंट की वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो फटाफट इसको लिख लो। और दूसरी बात हम करने वाले हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब दूसरी बात ध्यान सुनना, अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, किसी इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, विद्युत अपघट की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब नहीं समझ पा रहे हो? अगर इलेक्ट्रोलाइट का मतलब
हमारा, तो मैं बता दे रहा हूँ कि CuSO4 हो गया, CaSO4 हो गया, NaCl हो गया और Na2CO3 हो गया, है ना, NaHCO3 हो गया, ये सारे ये इलेक्ट्रोलाइट ही तो हैं, है ना। जिंक सल्फेट हो गया, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब एसिड बेस सॉल्ट जो होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट में अगर हम टेम्परेचर इलेक्ट्रोलाइट का बढ़ाएं, मेरी बात ध्यान सुनना, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं इलेक्ट्रोलाइट का, तो इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर बढ़ाते ही आयंस की मोबिलिटी बढ़ जाती है, मोबिलिटी ऑफ आयंस बढ़ जाता है, मोबिलिटी बढ़ जाती है आयंस की, और मोबिलिटी बढ़ते ही कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, मोबिलिटी बढ़ते ही क्या बढ़ जाती है भैया, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, और कंडक्टिविटी बढ़ते ही इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, जिससे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाता है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू कम हो जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि आपको इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आयनों का मूवमेंट बढ़ जाता है। जब पानी के अंदर जो आयंस होते हैं, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो उनके चलने की स्पीड तेज बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ने की वजह से इनकी कनेक्टिविटी बढ़ जाती है, जिससे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों कम हो जाती है। तो ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब फटाक से इसको माइनस करो, जिससे हम और आगे की बातें कर सके, हम कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को बता सके। तो 1 2 3 जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। और जाहिर सी बात है, जहां पे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है वहीं पे कंडक्टिविटी की वैल्यू कम हो रही होगी, तो इसके लिए बहुत स्पेशल बताने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? कंडक्टिविटी इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। अगर इसको G से कहीं G से करते हैं, कहीं C से भी करते हैं, स्पेशल, तो मान लो कंडक्टिविटी को हम C से करते हैं, कंडक्टिविटी इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब C इज इक्वल्स टू 1/R। कंडक्टिविटी इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, C इक्वल्स टू क्या होगा? 1/R। C इक्वल्स टू 1/R। अच्छा, अब R की वैल्यू तो होती है rho L by A, तो जाहिर सी बात उठा कर रखो, तो C की वैल्यू हो जाएगी 1/rho L by A। तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? A/rho into L, ये C की वैल्यू आ गई। ये तो हो गया कंडक्टिविटी। अच्छा, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, जाहिर सी बात है स्केलर ही होगा, स्केलर क्वांटिटी है, और इसके साथ साथ इसका जो SI यूनिट है, इसका SI यूनिट कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कंडक्टिविटी का, ये हो जाएगा SI यूनिट ओम इनवर्स। ओम इनवर्स सीधे ओम इनवर्स। अच्छा, और डायमेंशनल फार्मूला जो होगा, डायमेंशनल फार्मूला वो हो जाएगा 1/डायमेंशनल फार्मूला ऑफ R। रख दो फौरन आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। कंडक्टिविटी जो है वो रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा होता है। अच्छा, दूसरा आता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, उसको हम K से शो करते हैं, वो होता 1/। स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी मतलब होता 1/ रेजिस्टेंस, और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का मतलब होता 1/ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो 1/ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू यहां से निकालोगे, पहले तो इसका वो लिख लो। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी होने के साथ साथ इसका जो SI यूनिट है, देखो जो रो था, मतलब रो की जो SI यूनिट थी वो था ओम मीटर, तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। इसका ये सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स भी होता है और ओम इनवर्स मीटर इनवर्स भी होता है, तो SI यूनिट ये हो गया। अभी और भी चीजें हैं, अभी और चीजें क्या है? R की वैल्यू है रो L by A। रो को इधर भेजो, R को उधर, तो रो इधर आएगा 1/रो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/R L into A। तो रो की वैल्यू हो जाएगी कप्पा, ये हो जाएगा L/R into एक फॉर्मूला तो आपको ये हो गया स्पेसिफिक का। और दूसरा कप्पा, किसको कप्पा कहते हैं? इसको 1/R को लिख सकते हो C L by A, जो कंडक्टिविटी है, C L by A। ये समझ में आ रही बात है? तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से आपको इसका SI यूनिट मिल गया, ये कंडक्टिविटी है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, जब भी रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी वहां कंडक्टिविटी की वैल्यू घटेगी, जहां रेजिस्टिविटी की वैल्यू बढ़ेगी वहां स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की वैल्यू घट रही होगी। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, तो ऐसा हो रहा होता है। तो इसको बहुत कायदे से समझ लो। अगर कुछ और जानकारी चाहिए हो तो पूछ लेना, कमेंट में जाकर के बताना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यार, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, और सबसे पहले तो ये बताते भी रहो कि कौन सा टॉपिक समझ में आ रहा है, कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, किसमें कौन से चैप्टर्स पढ़ाने की जरूरत है, इसके बाद कौन सा टॉपिक शुरू किया जाए। इसके वो तो हम जल्दी खत्म कर दे रहे हैं, अब 2 वीडियोस लगभग रोज आएंगे, लेकिन उसके बाद की चीजें आपको बताना होगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, है ना। जय हिंद।